नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर के घोषणा कर दी गई है और राजनीतिक समीकरणों की अगर मैं बात करूँ, राजनीतिक पार्टियों की अगर मैं बात करूँ, तो इस वक्त चुनाव की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों पर चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं इनसे ये जानने का प्रयास करूँगा कि समाजवादी पार्टी इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर के किस प्रकार की तैयारी करी है और जनता के क्या अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर के ये चुनाव की रणनीति में को तैयार करने लेकर के उतरेंगे। पहली चीज़ तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और नगर निकाय चुनाव को लेकर के हम आपको शुभकामनाएं भी अभी से देते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी नगर निकाय चुनाव को इस बार किस प्रकार से लेकर के इलेक्शन में उतरने वाली है? क्या तैयारियां करी हैं आप लोगों देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर दी है। ना ही नगर निगम चुनाव, बल्कि 2024 की तैयारियां भी हमारे यहाँ चल रही हैं। जिस प्रकार से नगर निगम के 17 मेयर के चुनाव हैं और बाकी टाउन एरिया चेयरमैन और नगर पंचायत के, तो सबके प्रभारी बनाए गए हैं। चुनाव संचालन समिति बनाई गई है और बहुत सोच समझ के अगर आप हमारे प्रत्याशियों को देखिए तो आपको कहीं ज़्यादा और दूसरे प्रत्याशियों से आगे मिलेंगे। बस तो आप लखनऊ की बात कीजिए। लखनऊ में हमने एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो लखनऊ का रहने वाला है, जिसकी शैक्षिक योग्यता बहुत बड़ी है, जो अच्छे परिवार से आता है और जो हर संवेदनाओं को समझते हुए एक समाज सेवा में पिछले 40 सालों से है। हमारा सवाल बार बार सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी से ये होता है कि आप पिछले कई सालों से नगर निगम में आप खुद की आपकी जो है कब्जेदारी है, उसके बावजूद आप लोग अगर रास्ते पे निकल जाए तो हर जगह गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त सरकार का इन्होंने बहुत भाषण दिया, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन आज भी स्थिति वही है। पूरा शहर जो है वो जाम से त्रस्त है। इसके अलावा बहुत सी नालियाँ, सीवरों की हालत हैं कि खुदने के बाद से ना वो कनेक्शन हुए हैं। हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेके लगातार बवाल होते रहे हैं। अनधिकृत कॉलोनियों की स्थिति ये है कि कई जगह पर जो है वो नगर निगम ने इसको एक्वायर कर लिया है, लेकिन वहाँ पे सुविधाओं के नाम से एक शौचालय तक नहीं दिया है। अब मुझे लगता है ये सब बड़ी समस्याएं हैं शहरों की, और शहर की सरकार जो है इस बार समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों के साथ में ज़मीन में खड़े होकर लड़ने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि अब बदलाव की जो पहल पूरे देश में चल रही है, उसी का पहला रुख आपको इन निकाय चुनाव में दिखेगा। जैसा कि अभी अखिलेश यादव जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने एक सारस को लेकर के आरिफ को लेकर के एक बहुत लंबी उनकी वो कहानी चली। आपको लगता है कि चुनाव समीप चल रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों पे चर्चा करनी चाहिए? क्या ये सारस का मुद्दा बहुत अहम था? नहीं, देखिए, माननीय अखिलेश यादव की व्यक्तित्व में एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर भी हैं और प्रकृति से प्रेम उनका कहीं छुपा नहीं है। आप सब लखनऊ में रहते हैं, आपने लखनऊ में देखा जिस प्रकार से गोमती रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण करना हो, चाहे जनेश्वर मिश्र जैसा पार्क बनाना हो जो एशिया का हो, और उसके पहले भी समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय मुलायम सिंह ने लोहिया पार्क जैसा लखनऊ को जो दिया है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति की तरफ प्रेम और जानवरों से प्रेम उनका रहा है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं बातें, ये पिछले 1 महीने पुरानी है। अगर आपने कल ही देखा हो तो कल ही हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी प्रत्याशियों के साथ में, और हमने बाकायदा एक अपना घोषणा पत्र जारी किया है कि नगर की सरकारों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ गड़बड़ी और हम क्या देने जा रहे हैं, हम नागरिक सुविधाओं को अगले लेवल पे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हम इसकी तैयारी पर है। मुझे लगता है कि इसको भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि अभी देखा गया, चुनावी से घोषणा हुई नगर निकाय चुनाव को लेकर के, अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी से मिलने गए थे बंगाल में भी, और अभी हाल ही में एक दिन पहले आपका नीतीश कुमार और तेजस्वी जी भी अखिलेश यादव जी से लखनऊ में मिलने आए थे। तो क्या हम ये समझें कि इस बार जो 2024 का इलेक्शन होगा तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी? देखिए, गठबंधन में जुड़ के लगेगी नहीं लड़ेगी, ये भी थोड़ी सी जल्दबाजी है। लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो नीतीश जी का फॉर्मूला है, वो कहीं ना कहीं फलीभूत होते हुए दिख रहा है। जिस प्रकार से साउथ से लेके नॉर्थ तक अगर आप देखें कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं जे के स्टैलिन हैं, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सी राव साहब हों, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम हो, चाहे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हों,
और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये सभी लोग अब एक तरीके से आ रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, इस देश को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे लीडर्स ने बहुत मुश्किल से इसको बनाया है और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई है। अगर कोई व्यक्ति अपने अहम को लेके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करता है, तो समाज का नेतृत्व करने वाले उन सभी नेताओं की ये जिम्मेदारी है, उनका कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि ऐसी ताकतों को रोका जाए, भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इसी से खूबी है, इसी से देश के नाम दुनिया में जाता है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक बड़ी चीज़ हो रही है और उम्मीद है कि ये बदलाव 2024 का यहीं से दिखेगा। अक्सर देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना को लेकर के सदन में अक्सर घेरने का प्रयास करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाती और उस पर किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देखती है। तो क्या समाजवादी पार्टी जाति जनगणना को के आधार पर 2024 के इलेक्शन में आगे जाना चाहती है? देखिए ये बात बहुत पुरानी है। मुझे एक सवाल समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना से इतनी मुसीबत क्यों है? क्या उनका ये कहना है कि आप जाति के आधार पर वोट बैंक कमाने की राजनीति करते हैं, हम सबको साथ में लेकर के सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। देखिए सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब आपको ये पता हो कि कौन सा समाज उपेक्षित है, कौन सा समाज उपेक्षित नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो यूपीए के दौरान 4,800 करोड़ रुपए जो आवंटित हुआ था जाति जनगणना के लिए, जिसकी हामी तत्कालीन स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद सदन में माननीय राजनाथ सिंह ने कही थी कि हमारे पास आंकड़े हैं। तो जब आंकड़े हैं और किसी पे 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं तो उसको प्रकाशित करने से क्यों डर रहे हैं? क्या उनको डर है कि कोई वोट बैंक खिसक रहा है, या उनको ये डर है कि पिछले 10 साल में जिस प्रकार से आपने पिछड़ों, दलितों, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को, महिलाओं को आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है फ्रंट लाइन में, आपके ऊपर सवाल उठेंगे? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हुई है और समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब हमारे सारे जातीय समूह को ये पता चल जाए कि उनका रिप्रेजेंटेशन सिविल सोसाइटी में कहाँ पर है। जाति हमारी सच्चाई है, इससे घबराने की क्या बात है? किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ना ही अगड़ी जाति को घबराने की ज़रूरत है, ना ही पिछड़ी जाति को। और जब गणना होगी तो ये भी देखा जाएगा कि अगड़ी जाति कहाँ पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोशली डेवलप तो हो गए हैं, इकोनॉमिकली वीकर रह गए हैं, और शायद इसीलिए हम सब ने EWS के लिए वहाँ पर समर्थन दिया था। तो जब हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं अगड़ी जातियों के लिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती है? और ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये इस देश का सामाजिक मुद्दा है, ये उसकी देश की आत्मा मुद्दा है। अभी घटना घटित हुई थी, सभी लोग वाकिफ़ हैं, अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस अधिरक्षा में आकर के कुछ लोगों के द्वारा गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। उसका विरोध काफ़ी किया गया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा कि ये गलत है। संविधान में विश्वास, न्याय में विश्वास रखने वाले अगर इस तरह से अगर माफियाओं को लोग गोली मार देंगे तो फिर न्याय प्रणालिका का क्या मतलब रह गया? इस पे आप अपना क्या पक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक माफिया था? देखिए दो बात समझिए, इस संविधान ने कहा है कि हमारी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि न्याय किसी को इस बात पे तौलता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर वो माफिया था जो इसके ऊपर धाराएं थी कई थी, तो कानून व्यवस्था में पुलिस का काम होता है कि वो उसको पकड़े और पकड़ के न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें, उसका पक्ष भी रखें और उसका पक्ष भी जाने कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद उसको न्याय देते, उसको फांसी पे चढ़ाते समाजवादी पार्टी खड़ी है। लेकिन हम आपकी न्याय प्रक्रिया के जो तौर तरीके हैं उस पर उंगली उठाते हैं। हम किसी माफिया या किसी के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे तमाम माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संरक्षित हैं और इस समय सत्ता में फल फूल रहे हैं। एक नाम नहीं है, सैकड़ों नाम है, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। क्या आज की डेट में पुलिस कस्टडी मिलने के बाद कोई व्यक्ति सामने और एक पुलिस नहीं, दसियों सैकड़ों पुलिस के सामने 3 लड़के आके गोली मार सकते हैं और पुलिस को ना पता चले? ये तो बहुत ही खतरनाक है। हमारे प्रधानमंत्री पुलिस की रक्षा में रहते हैं, हमारे गृह मंत्री रहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं, हमारे सैकड़ों विधायक और सांसद पुलिस की अभिरक्षा में रहते हैं। तो क्या इसका मतलब है कोई भी आके गोली मार देगा? ये टोटल कानून का फेलियर है, जिस पे मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं और सवाल उल्टा
विपक्ष से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप माफियाओं का फेवर कर रहे हैं। असल में उस सवाल से घबरा गए हैं, क्योंकि उनकी नाक के नीचे पुलिस की संगीन साय के बीच में 3 नवयुवकों ने गोली मार दी है और ये कुछ नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब कानून व्यवस्था, पुलिस, माफिया इनके हाथ में नहीं है। कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश सरकार पे, लॉ एंड ऑर्डर पे आप सवालिया निशान खड़ा कर। नहीं, मैं सवालिया निशान नहीं, मैं तुरंत केंद्र से मांग करता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाएं। ऐसी कानून व्यवस्था, इसके पहले भी जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है वो दिन दहाड़े खुलेआम गैंग्स ऑफ वासेपुर हुआ है, जिसमें बम चले हैं, पूरी दुनिया में देखा है, और हंसी का पात्र बन गए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस। और ठीक 1.5 महीने बाद आपके बगल से कोई गोली मार देता है। वहाँ पे मीडिया कर्मी थे, वहाँ पे जनरल पब्लिक थी, किसको गोली लगती क्या होता। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ये नैतिकता नहीं कि अपने ऊपर वो इल्ज़ाम ले और कहे कि हमसे गलती हुई है। उल्टा समाजवादी पार्टी पे कह रही है, सवाल पूछ रही है। ये सब एक नियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम है। अपनी विफलताओं को वो सामने नहीं ला पा रहे हैं। इससे ज़्यादा खराब व्यवस्था कभी आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है कि पुलिस के सामने खड़े होकर गोली मारी गई है। ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही समाज में एक गलत संदेश भारतीय जनता पार्टी अगली पीढ़ी को देने जा रही है कि हम बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे। और लोग वाहवाही कर रहे हैं। खतरनाक ये है कि लोग वाहवाही कर रहे हैं, जिसको कंडम करना चाहिए कि माफिया था, ठोक दिया। ये कोई तरीका होता है? आप समाज को इस तरीके से चलाएंगे? बेशर्मी की भी हद होती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को भी संज्ञान लेना चाहिए, और तुरंत का तुरंत यहाँ की सरकार बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, उस पर क्या कहना है? सही हुआ? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि उनके पास अभी ऑप्शंस खुले हैं। वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, और मैंने सुना है कि वो एक हाई कोर्ट में फिर से गए भी हैं उसको अपील करने के लिए। बात राहुल गांधी की नहीं है, बात यह है कि जिस सांसद के ऊपर आपने 1.5 घंटे बोला, उस सांसद को लोकसभा अध्यक्ष ने 1.5 सेकंड भी नहीं बोलने दिया। यह है लोकतंत्र की हत्या। मुझे लगता नहीं है कि ये आज से पहले कभी ऐसा हुआ है। ये इस तरीके से देश नहीं चलता है। ये हटशाही, ये ज़िद्दीपना जो चल रहा है सिर्फ 2 लोगों को बचाने के लिए। आपने पूरा सेशन स्वाहा कर दिया। आपने घर छीन लिया है विपक्षी पार्टी के नेता को। आज भी मानी लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व सांसद, उनका घर है कि नहीं है? आज भी गुलाम नबी आज़ाद सांसद नहीं, उनका घर है। ऐसे कई नेता हैं जो इस समय सांसद नहीं, उनका घर वहाँ पर है, लेकिन आपने घर खाली करवाए। तो क्या जनता आँख में पट्टी बांध के बैठी हुई है? जनता का जब आदेश आता है ना, तो बड़े बड़े तख्तोताज गिर जाते हैं। इंतज़ार करिए, समय आ रहा है। तो जो ये नगर निकाय चुनाव हैं, जो समाजवादी पार्टी ने अपने पार्षद प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में चुनाव के लिए, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं, आपके माध्यम से भी बात करी गई है, इस पे जनता का विश्वास जीतने में खरा उतरेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, खासकर आप देखिए कि ज़्यादातर नगर निगमों की हालत बहुत ख़राब है। आप लखनऊ नगर के निगम की हालत देख लीजिए। इस समय सैकड़ों करोड़ों के दबाव में चली गई, जबकि इसी लखनऊ नगर निगम का आप बॉन्ड खोलने के लिए एनएससी में गए थे। इसी लखनऊ नगर निगम में आपके कमिश्नर हटाए गए, आपके आयुक्त हटाए गए, और वजह नहीं पता चल पाई। क्या सबको पता नहीं है कि घूस कमीशन का एक बड़ा रैकेट चल रहा था इस लखनऊ नगर निगम में? अगर आपका लखनऊ नगर निगम में ही इतना अच्छा काम किया, तो आपने अपनी मेयर का टिकट क्यों नहीं रिपीट किया? भारतीय जनता पार्टी औंधे मुँह गिरने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल चुकी है। नगर निगम में सफाया होने जा रहा है उनका। क्या ये मान लें कि नगर निकाय चुनाव से 2024 की रण यात्रा शुरू हो जाएगी? देखिए, ये मैं इसलिए नहीं बात अभी कह सकता हूँ कि ये तो मतदाताओं के ऊपर है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, 2024 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। 2024 की रणनीतियाँ शुरू हो गई हैं, हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से। नगर निगम चुनाव एक दूसरी तरीके का चुनाव होता है। ये प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है, मतदाताओं की, लोग जन की जो बातें हैं, नॉर्मल जी हैं, शहर की सरकार है, उस पर डिपेंड करता है। इसमें राष्ट्रीय मुद्दे नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, लड़ाई बहुत अच्छी हो रही है, और समाजवादी पार्टी अपने साथियों के साथ में, अपने पार्षद प्रत्याशी, अपने मेयर प्रत्याशियों के साथ में, और अभी सारी जिला पंचायतों के साथ में लड़ने जा रहे हैं।
और हम चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए जिससे हमारा मनोबल बढ़े और 2024 की लड़ाई हम मजबूती से लड़के जीत के आगे आएँ। अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहते हैं कैमरे के चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को नगर निकाय चुनाव को लेकर? नहीं, मैं देखिए मैं आपके माध्यम से ये हज़ारों करोड़ों दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए राजनीति हम सबके जीवन में है। जो लोग ये कह के भाग जाते हैं कि राजनीति से हमें मतलब नहीं है, उनके लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति पैदा होते ही राजनीतिक हो जाता है। तो अच्छों को चुनें, अपनी लीडरशिप बढ़िया चुनें, जिससे आपके आगे आने वाले समाज में कभी आपसे सवाल ये पूछा ना जाए कि जब आपके पास समय था, तो आप मुँह घुमा के क्यों बैठे हुए थे। अच्छा सुनिए, आगे चुनिए और भविष्य के लिए सुनिए। आपको इस चैनल के माध्यम से हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं नगर निकाय चुनाव के लिए। आपने इतना हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये कि हमारे साथ में डॉक्टर आशुतोष वर्मा जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने बखूबी हमारे जो सवाल थे उनका जवाब भी दिया और 2023 के जो नगर निकाय चुनाव है उस पर उनकी किस प्रकार की पार्टी ने तैयारी कर रखी है वो हमसे उन्होंने साझा किया। कैमरामैन शरद के साथ अविनाश वर्मा, KKD न्यूज़, लखनऊ।